नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात चारधाम यात्रा की, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित नहीं किया जाएगा। इससे पहले सरकार द्वारा फैसला लिया गया था कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रहेगी। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा शासनादेश जारी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या प्रत्येक धाम में प्रतिदिन के लिए सीमित रखने के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय को वापस लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि यात्रा काल में रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी, क्योंकि ये व्यवस्था यात्रियों की ट्रैकिंग में मददगार साबित होती है। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए पहला दल गंगा स्नान करके रवाना हो गया। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना और नारियल फोड़कर यात्रा सीजन का शंखनाद हो चुका है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही आध्यात्मिक चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हरिद्वार से चार धामों के लिए रवाना हो गई। विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। चार धाम के लिए की गई व्यवस्था को लेकर यात्रियों ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। यहाँ चारधाम यात्रा के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे कल पहुँचा था हरिद्वार में, फिर हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली थी पहले, तो अभी हम चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो पहले हम जाएंगे यमुनोत्री, फिर हम 24 को जाएंगे गंगोत्री के दर्शन करेंगे, 26 को केदारनाथ जी के और 28 को बद्रीनाथ जी के, फिर यहाँ पे हरिद्वार में आके फिर वापस चले जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से यहाँ की सरकार ने इधर अरेंजमेंट किया है कि रजिस्ट्रेशंस रखी हुई है पहले ही ऑनलाइन। यहाँ पे आपको गाड़ियों का पहले ग्रीन सर्टिफिकेट रखना है, और ये चीज़ें देख के अच्छा लग रहा है कि सरकार को है कि जो यात्री है उनको कोई परेशानी ना हो यात्रा में, और एडवांस में ही सब कुछ। हरिद्वार से करीब 100-150 गाड़ियाँ चारों तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं, और जो सरकार की नीति है वो हमारे यात्रा के लिए अच्छी है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन करा के जाना, और हर गाड़ी जो भी गाड़ी यात्रा पर निकल रही है सबका ग्रीन कार्ड पूरा कागज़ वैलिड है, उनके टायर से लेके गाड़ी तक, ड्राइवर का डीएल तक सब पूरी है। और वो ज़रूरी भी है यात्रा में जाने के लिए, जिससे रास्ते में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में पूरी तैयारी कर ली है। सीएम ने जिलाधिकारियों को यात्रा शुरू करने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश भी दिए थे। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। तो वहीं बाबा केदार के कपाट 25 अप्रैल को और भगवान बद्री विशाल के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो तैयारियां हो रही हैं वो कागजी हैं, धरातल पर कोई भी तैयारी नहीं दिख रही। बद्रीनाथ विधानसभा का प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें बैठक में बुलाया जाना चाहिए था, पूछा जाना चाहिए था कि वहां पर पेयजल और रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं। वहीं राजेंद्र भंडारी द्वारा लगाए गए आरोपों का पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने उस पर प्रतिक्रिया दी। देखिए, ऐसा है, विपक्ष को मैं एक ये राय देना चाहूंगी कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और पूरे देश और विदेश से सभी यहाँ पर चार धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, और चार धाम से यहाँ पर लोगों का रोजगार चलता है। तो उनको इस पर टीका टिप्पणी करने की बजाय देवभूमि में आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसमें कोई कमी निकालनी चाहिए। और सरकार ने जो बीड़ा उठाया है कि हम अच्छे दर्शन की व्यवस्था करेंगे और करते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से उस व्यवस्था पर पूरी तरीके से खरे उतर रहे हैं। कागजी तैयारियां हो रही होगी, धरातल पे तो कुछ है नहीं। हम लोगों को तो आज तक बुलाया नहीं गया। हम समझते हैं कि वहाँ का, मैं प्रतिनिधि हूँ बद्रीनाथ का, कभी न कभी बैठकों में बुलाई जाना चाहता है कि पेयजल की क्या व्यवस्था, रहने की क्या व्यवस्था होगी। जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना दिया है उसमें भी बड़ी दिक्कतें लोगों को आ रही है। रजिस्ट्रेशन बनाएंगे तो आधा से ज्यादा होटल जो है खाली रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर समेत उनके पैतृक घर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां और उनके भाई बहन इस घर में रहते हैं, जो कि
पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में है। बताते चलें कि प्रयागराज की घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या होने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार को कड़ी सुरक्षा दी गई है। घर के बाहर पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि यमकेश्वर क्षेत्र के साथ ही जिले के समस्त थाना प्रभारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिले की बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद हैं। पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं जिससे संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। प्रयागराज की घटना को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित किया गया था और उसी क्रम में जनपद पौड़ी में भी सभी क्षेत्राधिकारी जो थाना प्रभारी हैं, चौकी इंचार्ज, उनको भी सतर्क रहने हेतु निर्देश दिए गए और लगातार जो है इसमें चेकिंग भी जारी है। जो हमारे स्पेशली बॉर्डर एरियाज हैं जैसे कोटद्वार में कौड़िया है, वहां पे भी लगातार वाहनों की चेकिंग जारी है और इसी के क्रम में चूंकि इनके परिजन जो है यहाँ रहते हैं तो वहाँ पूर्व से ही सुरक्षा व्यवस्था की गई है और उनको सुरक्षा दी गई है। उसी क्रम में जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनको उस एरिया में रेगुलर पेट्रोलिंग हेतु निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी को भी इस संदर्भ में निर्देश दिए। रुड़की शहर की अलग अलग मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज अता की गई। आज अलग अलग मस्जिदों में माह रमजान की अलविदा की नमाज को अदा की गई। यहां की जामा मस्जिद में भी अलविदा जुमे की नमाज अता की गई। साथ ही अलविदा जुमे की नमाज शहर मुफ्ती मोहम्मद सलीम ने नमाज पढ़ी। तो वहीं देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। मुफ्ती सलीम ने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल से हुड़दंगबाजी ना करें, जुआ शराब सट्टे आदि से बचें। ईद का चांद आज दिखने पर कल ईद हो सकती है। आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है। माशाअल्लाह शहर से गांव देहात से सब लोग आए हैं और नमाज अदा हुई और फिर नमाज के बाद दुआ हुई। दुआ पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन व अमान और शांति के लिए, ख़ास तौर से अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे, आपस में भाईचारा प्यार और मोहब्बत कायम रहे, इसके लिए दुआ हुई। और फिर दुआ हुई इस बात के लिए कि अगर कल इंशाअल्लाह ईद हो जाती है, अगर आज चांद दिख गया तो कल है और नहीं तो परसों तो है ही इंशाअल्लाह। तो फिर उत्तराखंड में मिलावटी दूध पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज काशीपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम और एसडीए विजिलेंस देहरादून की टीम ने भारी मात्रा में मिलावटी पनीर बरामद किया। ये पनीर वाहनों के माध्यम से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के रामपुर से लाया जा रहा था, तो वहीं से रामनगर के रिजॉर्ट और होटलों में ले जाया जा रहा था। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे के मुताबिक मिलावटी पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत काशीपुर में सुबह 4 बजे से घड़ियाल रोड पर वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान 5:30 बजे 2 कारों में 3.5 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा गया, जिसे होटलों और रिजॉर्टों में सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। प्रथम दृष्टया ये पनीर मिलावटी लग रहा था, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा अधिकारी काशीपुर और जसपुर पवन कुमार द्वारा पनीर के सैंपल लेकर तत्काल प्रभाव से जांच के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है इनकी रिपोर्ट कल तक आ जाए। उन्होंने बताया कि इसे ला रहे दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पनीर जांच के लिए रुद्रपुर लैब में भेजा जाएगा। आयुक्त खास रक्षा श्री आर राजेश कुमार के निर्देश के क्रम में पूरे उत्तराखंड में मिलावटी पनीर दुग्ध पदार्थों के विरुद्ध औचक कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जो है उपायुक्त महोदय मुख्यालय और विजिलेंस की टीम यहाँ काशीपुर आई थी। तो सुबह हमने 4 बजे से दड़ियाल रोड में वाहनों की चेकिंग करी। तो चेकिंग के दौरान तकरीबन 5:30 बजे ये 2 वाहन आए, इनमें जो पनीर पकड़ा गया। ये पनीर रामनगर जा रहा था होटलों और रिजॉर्ट में बैठने के लिए। देखिए, कमिश्नर महोदय आर राजेश कुमार साहब के आदेश पर पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड के सभी जिले शामिल हैं। मेन हमारा जो फोकस है डेयरी प्रोडक्टों पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलावट अनहाइजेनिक कंडीशन में डेयरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं और आम जनता द्वारा सबसे ज़्यादा उपभोग डेयरी प्रोडक्ट का किया जाता है। इसलिए इस पर राज्य सरकार, हमारे माननीय मंत्री महोदय, हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री आर राजेश कुमार साहब बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं और उन्होंने समय समय पर इसके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाने के मालखाने में रखे गए 33 सामानों को नष्ट किया गया। 2016 से चल रहे मुकदमे का निस्तारण होने के बाद थाने में रखे गए 33 सामान को न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद नष्ट किया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक कमेटी का गठन किया गया।
पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष गुप्ता के सामने सामानों को नष्ट किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि लंबे समय से मालखाने में रखा अवैध कच्ची शराब के अलावा दूसरे सामानों को नष्ट किया गया है। मुख्यालय से हमें माल खाना का जितने भी माल पुराने पड़े हैं निस्तारण हेतु आदेश दिए गए हैं, जिसमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बार बार हमें निर्देशित किया जा रहा है कि ये माल जितने भी पुराने हो गए जिसमें सजा हो गई है और अपील नहीं है तो उनका निस्तारण करें और अपना क्लीन करें अपने माल खाने को। तो उसी अभियान के तहत हमें मजिस्ट्रेट महोदय का आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे द्वारा शराब के जो एक्साइज एक्ट के मामले हैं इसके 33 मालों का हमारे द्वारा निस्तारण किया गया। ये एक कमेटी बनाई गई थी महोदय के आदेश से, तो कमेटी द्वारा 33 चमोली की, जहां पर दसौली ब्लॉक के पाना भनाली झिंझी ईरानी में भारी ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसमें गेहूं, जौ, मटर, धनिया, आलू इन सभी की फसलों को काफी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी चमोली को भेजे गए पत्र में काश्तकारों ने नुकसान हुई फसलों का निरीक्षण करके उनका उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। तो वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य विजय सिंह नेगी ने जानकारी दी है कि भारी ओलावृष्टि से काश्तकारों को काफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है। कल शाम 3-4 बजे हमारे ग्राम पंचायत ईरानी पाना में बहुत भयंकर ओलावृष्टि के कारण जो हमारी जो तमाम ये फसलें हैं इनका जो भारी नुकसान हुआ है। गेहूं, जौ, चौलाई, आलू और धनिया आदि जो किसानों के द्वारा जो खेती में रोपण किया गया था वो बहुत भयंकर ओलावृष्टि के कारण ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे मटर है, तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारे इन किसानों को इस ओलावृष्टि से नुकसान फसलों को इनको मुआवजा दिया जाए। तो वहीं बागेश्वर में ग्रामीण समस्याओं के समाधान को लेकर एसडीएम बागेश्वर हरगिरी अमसरकोट गांव पहुंचे। यहां गिरिछेना बागेश्वर मोटर मार्ग पर चल रहे डामरीकरण का प्रशासनिक अमले के साथ निरीक्षण किया। दरअसल अमसरकोट के ग्रामीणों द्वारा 10 अप्रैल को आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया था कि गिरिछेना बागेश्वर हाईवे मोटर मार्ग में बढ़ती जा रही अनियमितताओं से अमरसरकोट गांव की पेयजल की पाइपलाइन ध्वस्त हो गई है। वहीं विद्युत पोलों से तार झुलस रहे हैं। एसडीएम बागेश्वर ने डामरीकरण में हो रही अनियमितताओं की जांच कर त्वरित समाधान हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया। पूरी रोड को देख रहा हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है, जिस विभाग ने काम किया वो भी, और पैरेलल इंजीनियरिंग विभाग भी है जो उसको मेरे माध्यम से चेक करेगा और जो जो चीज़ें निकल के आएंगी उसमें क्या समस्या का समाधान हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है तो हम विभाग को प्रॉपर तरीके से अवगत कराएंगे। अभी मैं पूरी रोड देखूँगा, उसके बाद जो भी मेरे पास चीज़ें तथ्य आएंगी वो कुछ अधिकारी। इधर चमोली के नारायणबाग में महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से मई में होने वाले शिव महापुराण कथा एवं पंचकुंडीय महायज्ञ की विभिन्न तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति ने समिति के अध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह बुटेला की अध्यक्षता में ये बैठक की। इसमें सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में देवीधुरा पर्वत शिखर पर स्थित महामृत्युंजय महादेव मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों पर बात की गई। मंदिर निर्माण के लिए संसाधन जुटाने के लिए प्रस्तावित शिव महापुराण कथा और पंचकुंडीय महायज्ञ की तैयारियों पर भी बात हुई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि देवीधुरा पर्वत शिखर पर 9वीं सदी से विराजमान पौराणिक महामृत्युंजय महादेव मंदिर का पिछले कई सालों से नवनिर्माण कार्य चल रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस भव्य मंदिर के लिए शिव भक्त भी बढ़ चढ़कर हर सहयोग दे रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से मंगाए जा रहे पत्थरों को तराशकर मंदिर को भव्यता दी जा रही है। पत्रकार बंधु, आज की जो बैठक हुई हमारी मंदिर समिति की, उसमें मुख्य रूप से पंडितों पर चर्चा हुई और उसे अगली बैठक के लिए तय किया गया कि तीनों पंडित उपस्थित होंगे। उसी में तय किया जाएगा आगे कौन कौन पंडित आएंगे। दूसरे टेंट की व्यवस्था थी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रेम को ही हमने पुनः नियुक्त किया, क्योंकि वो पहले से हमें बहुत अच्छे ढंग से सहयोग दे रहा है। उसी को तय किया गया है। इस बार भी हमारे यहाँ पर जो शिव महापुराण और पंचकुंडी महायज्ञ हो रहा है, ये पिछले साल की भांति भी इस बार, क्योंकि हमारे मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर के निर्माण के निमित्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप आइए और मंदिर में अपनी आहुति दें। प्रत्येक जो हमारे प्रवासी है, जो जहाँ भी बसे, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कर्मबद्ध निवेदन है कि आप आइए और महामृत्युंजय महादेव के दर्शन करें और अपनी आहुति मंदिर में जरूर दें।
खबर उत्तराखंड से है, जहां पर फॉरेस्ट सीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बावजूद इसके जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई है और पिछले कुछ दिनों में ही कई हेक्टेयर जंगल जल भी चुके हैं। ऐसे में वन विभाग के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा है कि आखिर जंगल में लगी आग से कैसे वन्यजीव और वनस्पति को बचाया जाए। तो वहीं इस बार विभाग की तैयारी को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जंगलों में आग लगने की सूचना विभाग को बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन जब तक आग बुझाने वहां टीम पहुंचती है तब तक काफी देर हो चुकी है। ऐसे में आग बुझाने में जन सहभागिता की बहुत जरूरत है। पहले जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीण जंगलों में आग लगने पर उससे बुझाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। वहीं अब जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, साथ ही उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल आग लगने की घटनाओं में काबू पाया जाएगा। करके पिछले साल ही हम लोगों ने कुछ नए इनोवेटिव शुरू किए थे, जिसमें सबसे प्रमुख था जन सहभागिता। क्योंकि हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी आज की है, बहुत जल्दी हम लोगों को सूचना मिल जाती है कि कहाँ आग लगी है, लेकिन आग बुझाने के लिए जब टीम डिप्लॉय होती है तो कहीं ना कहीं पहुँचने में टाइम लगता है। तो टाइम लगने के जब तक वो पहुँचते हैं तब तक आग विकराल रूप ले लेती है। तो इसलिए रिस्पॉन्स टाइम घटाने के लिए पिछली बार हमने शुरुआत की थी कि हर ग्राम सभा में एक फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम सभा के प्रधान की अध्यक्षता में बनाने का निर्णय लिया। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में पहाड़ी गांव में बड़ी संख्या में पलायन हुआ है और इस पलायन की वजह से गांव के गांव खाली हो गए। इस वजह से दूसरी तरफ बहुत तेजी से अब जंगली जानवर और आम लोगों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं जहां पर जंगली जानवर द्वारा आम लोगों पर हमला किया गया। ये घटना सबसे ज्यादा पौड़ी जिले में देखने को मिली। वहीं नाइट कर्फ्यू और बाघों के आतंक को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद हमने वहां पर 2 डॉक्टर तैनात किए। वहीं वन्यजीव और आम लोगों के बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है उसे टालना बहुत जरूरी है। विभाग द्वारा यहां पर 3 डिवीजन के कर्मचारी भी भेज दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।